नमस्कार, मैं रविश कुमार। ईडी की जांच कौन करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने कहा है कि ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्र को अवैध रूप से सेवा विस्तार दिया गया है, गैर कानूनी रूप से। इस केस की सुनवाई अब 21 मार्च को होगी, लेकिन जिस वक्त जब विपक्ष के एक एक दल के नेता इन जांच एजेंसियों के निशाने पर हों, इनके प्रमुख का ही मामला वकील सीवी विश्वनाथ की नजर में गैर कानूनी निकल आए, उस दौर में आप एजेंसियों की जांच पर बहस करेंगे या एजेंसियों की ही जांच करेंगे? हम आज विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। गिरफ्तारी किसी भी दल के नेता की हो, अब सारी गिरफ्तारियां एक सी लगने लगी हैं। आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी में फर्क नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां हाल में पड़े छापे और सिसोदिया के घर और दफ्तर में पड़े छापे में फर्क नहीं कर सकते हैं। फर्क के नाम पर यही कर सकते हैं कि जब आप पर छापा पड़ता है तो कांग्रेस चुप रहती है और कांग्रेस पर छापा पड़ता है तो आम आदमी पार्टी चुप रहती है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ते हैं, उससे आप यानी दर्शक तय नहीं कर सकते कि विपक्ष के नेताओं के यहां भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है या विपक्ष खत्म किया जा रहा है। अब इसका जवाब भी एक सा हो चुका है, जो आप जानते हैं। अगर मामला भ्रष्टाचार खत्म करने का होता तो फिर जांच एजेंसियां कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के घर खंगाल रही होती, जिनका नाम लेकर राज्य के कॉन्ट्रैक्टर संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था कि ये लोग घूस मांगते हैं और बहुत ज्यादा घूस मांगते हैं। मगर वहां ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, अगर गैर भाजपा सरकारें बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच करती हैं तो वह साजिश हो जाती है और सरकार ही गिरा दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो ऐलानिया तौर पर बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जांच करने और गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। बीजेपी के नेता के खिलाफ जांच होने वाली थी तो शिंदे ने अपनी ही पार्टी तोड़ डाली। फडणवीस के खिलाफ जितने भी आरोप लगे, उसके खिलाफ किस जांच एजेंसी ने जांच की, आप पता लगा सकते हैं। मगर एक सरकार केवल सोच रही थी, मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी ही पुरानी पार्टी की सरकार गिरा दी। जब पूछा गया कि जो साजिश कर रहे थे क्या उनके खिलाफ जांच करेंगे, तो जवाब मिला कि सरकार गिरा दी गई है। क्या इस बयान से यह साफ नहीं होता कि फडणवीस को बचाने के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई? अक्टूबर 2022 में मनीष सिसोदिया ने भी सीबीआई छापे के बाद आरोप लगाया कि आप छोड़ने का दबाव था। मुझसे कहा गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाओ या जेल जाओ। सीबीआई ने इसका खंडन किया था। शिंदे के ताजा बयान के बाद आप सिसोदिया के इस पुराने बयान को कैसे देखना चाहेंगे? क्या यह संभव है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए? बीजेपी के नेता पर आरोप लगे तो साजिश, जांच हो तो साजिश। अव्वल तो केंद्र की एजेंसियां इन आरोपों की तरफ झांकती तक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो खुलकर बोल देते हैं कि फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही थी, इसलिए सरकार गिरा दी। यह दबाव बीजेपी की तरफ से आया था या एकनाथ शिंदे की अंतरात्मा की पुकार थी? इस सवाल को आप अमित शाह के इस बयान से समझ सकते हैं। इसी साल 7 जनवरी को उन्होंने कहा था कि झारखंड विजय संकल्प महारैली में उनका यह बयान है, आप ध्यान से सुनिए। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करेगी। हमारे इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देखा कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता फडणवीस को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी, हमने सरकार गिरा दी। या अमित शाह बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता बाबूलाल जी ने कहा है कि सरकार बदल दो झारखंड में। दोनों ही मामलों में एक चीज साफ है, या तो सरकार गिरेगी या कोई जेल जाएगा। बस यह तय नहीं है कि किस केस में आपसे जनता पर भरोसा करने के लिए कहा जाएगा और किस केस में जांच एजेंसियों पर भरोसा करने के लिए कहा जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए धनबल के इस्तेमाल से लेकर चार्टर्ड प्लेन,
5 स्टार होटल वगैरह का इस्तेमाल तो राजनीति की पवित्रता के लिए किया गया होगा। कहां तो मांग हो रही है कि अदानी समूह पर कथित फ्रॉड के जो आरोप लगे हैं उनकी सघन जांच हो, मगर उनके दफ्तरों से छापे का कोई वीडियो नहीं दिखाई दिया, ना कोई सर्वे हुआ, ना सर्च हुआ। मोदी अडानी भाई भाई मोदी अडानी भाई भाई मोदी अदानी भाई भाई देश बेचकर खाई खाई का नारा संजय सिंह लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अदानी और मोदी को लेकर आक्रामक हो चुके हैं। आप भी अब बोलने लगी है, लेकिन इन नारों के बाद अदानी पर लगे आरोपों का क्या हुआ आप जानते हैं। जो ये सवाल पूछते हैं कि विपक्ष कहां है, वो विपक्ष को यहां देख सकते हैं। आज ही बिहार विधानसभा में माले के विधायक तख्ती लेकर खड़े हो गए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी मामले की जांच और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अदानी को लेकर विपक्ष सड़क पर है, मगर अदानी के खिलाफ जांच की खबर कानाफूसी में भी नहीं है। बिहार के ही पूर्णिया में पिछले हफ्ते महागठबंधन की रैली हुई थी। इस रैली में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और ललन सिंह ने खुलकर अदानी के मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब भाजपा में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो गए हैं, इसलिए ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन में भी राहुल गांधी ने अदानी के मामले को उठाया। विपक्ष अपने अपने मंच से अदानी को लेकर हमलावर है, आक्रामक है। शेयर बाजार जो अपने फैसले करता है, वहां अदानी के शेयरों के दाम गिरते ही जा रहे हैं। जानकार लिख रहे हैं कि इतनी भारी गिरावट के बाद भी खरीदार नहीं दिख रहे। फर्जी कंपनियों और देश के बाहर की कंपनियों के हाथ के आरोप लगे, मगर जांच नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई छापा नहीं पड़ा। क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, सुनिए। और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? क्या हो रहा है? अब यहां कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है, मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी हैं, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है जांच एजेंसियां। ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए, अब मॉल का खबर बंद। आज भी जनता दल यूनाइटेड के नेता और सांसद ललन सिंह ने ट्वीट किया है। लिखा है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ के कथित आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया है। खैर, यह तो अदालत में तय होगा, लेकिन सरकार के जो 3 पालतू तोते हैं वो 81,000 करोड़ का घोटाला करने वाले के यहां दस्तक देंगे या नहीं। जाहिर है, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। विपक्ष को लगातार कमजोर करके भले किसी दल या सरकार का भला हो सकता है, मगर लोकतंत्र और जनता का भला नहीं हो सकता है। यह एक भ्रम है जिसके कारण जनता अपने वजूद को ही खत्म कर रही है, क्योंकि विपक्ष में कोई दल नहीं होता है, होती तो जनता है। जनता को सोचना है कि उसके भीतर का विपक्ष कहां खो गया है। वैसे अगर आप पुरानी खबरों को खंगाल कर निकालेंगे तो बहुत कुछ याद आ जाएगा। यह खबर पिछले साल अगस्त महीने की है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। इसके अनुसार बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह को करीब 100 टीएमसी नेताओं की लिस्ट दे दी,
जो कथित रूप से स्कूल भर्ती घोटाले में शामिल थे। इसी मामले में ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हुए थे। बंगाल में विरोधी दल के रूप में बीजेपी तृणमूल नेताओं के खिलाफ एक सूची तैयार करती है और केंद्रीय गृह मंत्री को सौंप देती है, और विपक्ष जब अदानी से लेकर तमाम मामलों में जांच की मांग करता है तो जांच एजेंसियां नजर नहीं आती, विपक्ष के यहां ही छापे पड़ने लग जाते हैं। कर्नाटक में घूस लेने के आरोप लगते हैं मगर वहां जांच नहीं होती। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, कहा कि जनता विपक्ष को एकजुट नहीं कर सकी, ईडी ने कर दिया। यह बयान भी जांच एजेंसियों के बारे में अलग से सोचने के लिए मजबूर करता है। वैसे ईडी के छापों को लेकर विपक्ष बटा हुआ भी है। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अदानी से जुड़े आरोपों का जवाब देंगे, मगर उन्होंने एक ऐसी दलील रख दी जो केवल उन्हीं पर लागू होगी, केजरीवाल या राहुल गांधी पर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आरोपों को उन लोगों के बीच से गुजरना होगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल गया है और मुफ्त में अनाज मिल रहा है। इस विचित्र तर्क के हिसाब से तो दिल्ली में दो बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भारी अंतरों से हराया है, तब क्या मनीष सिसोदिया के लिए यह पैमाना लागू हो सकता है? स्कूली बच्चों के बीच से इन आरोपों को गुजरने के लिए कहा जाए या न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर तय किया जा रहा है, तो अदानी मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी का अंदेशा था। अरविंद केजरीवाल कई महीनों से कह रहे हैं कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। उससे पहले सत्येंद्र जैन के बारे में कहा करते थे। अब दोनों जेल में हैं। सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक तौर पर लड़ने का प्रयास किया है। वे राजघाट गए और खुद को दिल्ली के स्कूली बच्चों का चाचा बताया और शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम की याद दिलाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनके मंत्रालय के काम की वजह से दिल्ली सरकार को सराहना मिलती रही है। वैसे बीजेपी इस क्षेत्र में भी 2000 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगा चुकी है और मीडिया की खबरों के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। सिसोदिया पार्टी के लिए ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्य चेहरा और कर्ता धर्ता भी हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके पास 19 विभाग आ गए। पानी से लेकर गृह मंत्रालय, जमीन से लेकर विजिलेंस, स्वास्थ्य से लेकर बिजली। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं मगर उनके पास एक भी विभाग नहीं। लेकिन अब 18-19 विभागों के मुखिया के जेल में होने से क्या सरकार का कामकाज प्रभावित होगा, इस सवाल पर भी बात होने लगी है। जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर गुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहाँ पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। सीबीआई ने लंबी पूछताछ और पड़ताल के बाद गिरफ्तारी की है। क्या वह अपने आरोपों को साबित कर पाएगी या सिसोदिया को लंबे समय तक के लिए जेल में डालने का प्लॉट बिछाया गया है? हालिया अतीत की तमाम घटनाएं ऐसे आरोपों को बल देती हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति आई। जुलाई 2022 में मनीष सिसोदिया ने इसे कैंसिल कर दिया। एक साल भी यह नीति नहीं रही। इसके आते ही दिल्ली में शराब राजनीति के केंद्र में आ गई। इस नीति को लेकर राजनीति और जांच एजेंसियां बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिखती हैं।
अगस्त 2022 में इससे संबंधित छापा पड़ता है और नवंबर तक आते आते चार्जशीट भी दायर हो जाती है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि मनीष सिसोदिया और अन्य 14 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर 2021-22 की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित धांधली के आरोप हैं। निजी लोगों को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया। एक्सप्रेस ने सीबीआई के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आबकारी नीति के 1 साल के दौरान आरोपियों ने 100 से ज्यादा फोन बदले हैं और नष्ट किए हैं। कई फोन बरामद किए गए हैं मगर उन्हें रीफॉर्मेट कर दिया गया है, पुरानी बातचीत मिटा दी गई है। मनीष सिसोदिया के अलावा आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्णन, उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर के भी नाम हैं। आम आदमी राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रही है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आबकारी नीति को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दी थी। अनिल बैजल इस समय एलजी नहीं है। बहरहाल सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो गए। भाजपा के ही नेता कुछ महीने पहले से गिरफ्तारी और घोटाले की बात करने लगे, जांच भी हुई, गिरफ्तारी भी हो गई। अब केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है। यह एक पैटर्न सा हो गया है। विपक्ष के सांसद जब आरोप लगाते हैं तब तो ना कवरेज होता है, ना जांच एजेंसियां ध्यान देती हैं। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, तृणमूल सांसद ने, कि गोदी मीडिया ने 2019-20 में मेरी अदानी स्टोरी कवर नहीं की, फिर हिंडनबर्ग हो गया। आज वो भाजपा के अपने बॉसेस को खुश करने के लिए डीडीसीए में रोहन जेटली के भ्रष्टाचार को कवर भी नहीं कर रहे हैं। मगर सत्य किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है, यह भूलना मत। सब कुछ अदालत के दरवाजे पर ले जाया जा रहा है ताकि विपक्ष के नेता न्याय के लिए ईमानदारी से लड़ते दिखें, कानून में अपनी श्रद्धा साबित करते हुए दिखें, लेकिन वो इसके लिए मजबूर किए जा सके। कानून और सिस्टम का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अजीब हाल हो गया इस देश का। फर्जी मामलों में फंसाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कई साल मुकदमा लड़ने और कई महीने जेल में रहकर बरी होने में लोग गर्व महसूस करने लगे हैं। यह भी याद रखिए कि चीफ जस्टिस का ही बयान है कि जज कानून के विशेषज्ञ होते हुए भी बेल देने में हिचकने लगे हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो जज हैं उनमें एक तरह का भय है कि अगर वे किसी गंभीर मामले में जमानत दे देंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यही कारण है कि ऊपरी अदालतों में बेल के इतने मामले आने लगे हैं। क्या आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं? आपकी जिसमें खुशी, हम बस आपसे पूछ लेते हैं। यह तो आज की ही खबर है जो अल जजीरा में छपी है। कुमार संभव, श्री गिरिजेश जलीहल की रिपोर्ट आपके पास हिंदी अखबारों और चैनलों के जरिए नहीं पहुंचेगी। इस खबर के अनुसार मोदी सरकार ने कथित रूप से पसंदीदा कंपनियों को ठेके दिलवाने के लिए सीएजी की लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। टेंडर की ऐसी प्रक्रिया से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसमें बताया गया है कि बंगाल के कोयला खदान के लिए टेंडर हुए तो 5 कंपनियां आगे आईं। 3 में से 5 एक ही कंपनी समूह की थीं। इन्हीं में से एक को टेंडर भी मिल गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समूह की एक कंपनी ने 2 दिन पहले एक शेल कंपनी का अधिग्रहण किया और वो टेंडर में आ गई। सरिसा टोली खदान के टेंडर में कई प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इसके साथ साथ 10 अन्य खदानों के टेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं। सीएजी ने इलेक्ट्रॉनिक टेंडर की समीक्षा की थी और इसकी रिपोर्ट 2016 में संसद को सौंपी गई थी। नीलामी का सही मतलब यह होता है कि अलग अलग बिजनेस कंपनियां उसमें हिस्सा लें, लेकिन इस मामले में एक ही समूह की कंपनियां हिस्सा ले रही थीं। दूसरी कंपनियों को मौका नहीं मिला। लिखा है कि एक तरह से नीलामी की प्रक्रिया फेल हो गई, लेकिन क्या ऐसी रिपोर्ट को गोदी मीडिया दिखाएगा, आगे और सवाल जवाब करेगा और सरकार की एजेंसियां जांच करेंगी? इसका जवाब अब तक आप जान चुके हैं। सवाल है कि जांच करेगा कौन, आदेश कौन देगा? बार एंड बेंच ने रिपोर्ट किया है कि ईडी के निदेशक को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया। मौजूदा प्रमुख नवंबर 2018 से इस पद पर हैं। इसकी वजह से उनके बाद के अफसर को तरक्की का मौका नहीं मिला होगा। उस पर नौकरशाही भी चुप है। यूपीए के समय कम से कम लोग पदों पर रहते हुए आर्टिकल लिख दिया करते थे कि बाकी को मौका नहीं मिल रहा है। खास लोग ही पद पर ऐसे बिठाए गए हैं
जैसे यह कुर्सी का नया परिवारवाद हो, नया सेवा विस्तारवाद हो। वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन इस मामले में मिश्रा के विस्तार के खिलाफ बहस कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सैद्धांतिक रूप से मिश्रा को सेवा विस्तार देना गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि उनके विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं उन कांग्रेस नेताओं को बचाने के लिए हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को लेकर चिंतित नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो रही है। यहां मामला दूसरा है। केंद्र सरकार कहती है कि ईडी और सीबीआई चीफ को 2 बार से ज्यादा विस्तार देने पर कोई रोक नहीं है। चिदंबरम ने पूछा कि यही नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यक्षों के कई पोस्ट खाली पड़े हैं, क्या इस देश में अब योग्य अफसर नहीं है? यह सवाल यहां भी लागू होता है। कई जगहों पर यह खबर छपी है कि केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार के कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुमार को पहले ही 2 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। 2019 में वे एलआईसी के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद मार्च 2022 तक उन्हें पहला सेवा विस्तार मिला, दूसरा मार्च 2023 तक का मिला है। अब तीसरे की खबर आ रही है। यह सेवा विस्तार योग्यता का इनाम है या अनदेखा करने की कृपा है? इन सब पर सवाल करने के पर्याप्त कारण तो है ही। अदानी समूह में निवेश करने के कारण जीवन बीमा निगम का पैसा निगेटिव में गया है। आज जिस तरह से गैर भाजपा दलों के नेताओं और सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें इस्तेमाल साधनों की पवित्रता साफ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 9 साल में ईडी ने जितने भी छापे मारे हैं उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के यहां डाले, ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ। यूपीए के समय ईडी ने 112 छापे मारे, लेकिन मोदी सरकार के 8 वर्षों में ईडी के छापों की संख्या 3010 हो गई। मैं आपको पार्टीवार कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर वही बात दोहरा दी कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो डर किस बात का। इस आधार पर तो सारी आबादी को जेल भेज देना चाहिए कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो जेल से डर कैसा। अनुराग ठाकुर को बताना चाहिए कि ईडी कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं के यहां क्यों नहीं जांच करने गई। वहां कौन डरता है? बीजेपी के नेता ईडी से डरते हैं या ईडी बीजेपी से डरती है? अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि आपको डर सता रहा है, क्या ऐसा किया है, क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? अगर किया है तो फिर आप सबको कहने से भी कुछ नहीं होगा। यही बात अदानी पर क्यों नहीं लागू होती? कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर संघ ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया। यह पत्र किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री को लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप हमेशा गलत ही लगे हैं। कई बार तो खुद आम आदमी पार्टी ने ही लगाए और कार्रवाई भी की। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते बठिंडा ग्रामीण के विधायक अमित रतन कोटफट्टा को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। यहां मामला केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग और चुप्पी का है। 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में हैं। अमानतुल्लाह खां भी बेल पर बाहर हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों में धांधली कराने का आरोप है। उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर कितने आरोप लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जरा आप भी पता कीजिए। 2016 में आपके विधायक दिनेश मोहनिया पर छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए, अब वे बरी हो गए। इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि जांच एजेंसियों पर संदेह ना किया जाए तो क्या किया जाए।
2015 में मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर वाले फ्लोर को सीबीआई ने सील कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन पर रेड हुई है। सीबीआई का बयान आया कि मुख्यमंत्री दफ्तर के बगल में वरिष्ठ अफसर राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सर्च हुआ है। उन पर कंप्यूटर खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तब केजरीवाल ने कहा कि उनका दफ्तर सील हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री का दफ्तर सील हो जाए यह अप्रत्याशित है। तब जेटली को बयान देना पड़ा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा। केजरीवाल ने कहा वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो केस कहां है, क्या हुआ, आप बेहतर पता लगा सकते हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे कई केस मोदी राज और बीजेपी सरकारों के दौर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आगे जाकर कुछ खास नहीं मिलता है, मगर आरोपों के बदले उसे महीनों जेल में डाल दिया जाता है। पिछले साल अगस्त में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, तब सीबीआई राजद के 3 वरिष्ठ नेताओं के यहां छापे मार रही थी। 2 सांसदों और विधायक के यहां छापा पड़ने लगा था। आम आदमी पार्टी इस समय आक्रामक है। दिल्ली में उसके पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सहित कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को लेकर कई पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों में बताया गया है कि सिसोदिया कौन है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, आईआईटी मेडिकल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के दाखिले बढ़ाए, 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। सिसोदिया को एजुकेशन चाचा कहा गया है। लाखों बच्चों के एजुकेशन चाचा ने वो कर दिखाया जो मोदी 21 साल में नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि उनके कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। एक ट्वीट में कहा गया है कि आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यह तानाशाही है। कांग्रेस और आप इस मामले में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के आरोपों के बाद ही सीबीआई ने कदम बढ़ाया। भाजपा भी आरोप लगाती रही है। कांग्रेस की शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली में केजरीवाल और सिसोदिया ने एक आंदोलन खड़ा किया, एक पार्टी बनाई और सरकार भी बनाई। अब उसी कांग्रेस के नेता के आरोप में सिसोदिया जेल में है। अनिल चौधरी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है, संदीप दीक्षित ने भी किया है। दिल्ली की राजनीति जहां से चली थी वहीं पहुंच गई है। तब केजरीवाल दूसरों को भ्रष्ट बताने में संकोच नहीं करते थे। आज उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप लगाने में बीजेपी भी संकोच नहीं करती और गिरफ्तार करने में भी नहीं। कांग्रेस ने भले आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई है, लेकिन उसके सहयोग से चलने वाली झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी की निंदा की है। आप भी इस वक्त में कांग्रेस से अलग दिखना चाहती है। वो इंदिरा गांधी के आपातकाल से मोदी सरकार के आपातकाल की तुलना कर रही है। यह भी कह रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से नहीं डरती है, केवल केजरीवाल से डरती है, केजरीवाल और आपके कार्यकर्ताओं से डरती है। हालांकि राजद ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है, लेकिन कुछ समय पहले राजद के नेता मनोज झा का एक बयान यहां लाया जाना चाहिए। अगस्त 2022 में जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की थी, तब मनोज झा ने एएनआई को बयान दिया कि सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया है। इनकी दिशा अब तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से तय होती है, क्यों होती है और इसके निहितार्थ क्या हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ते हैं, तब आप भी बोलना सीखे। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पर होते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं। इस तरह की एकांगी सोच से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देश की जनता ने इन छापों को अपनी नियति मान ली है। विपक्षी दलों ने इसे अपनी अपनी नियति समझ लिया है, जैसे सब कुछ किस्मत और ऊपर वाले ने लिख रखा हो। विपक्ष और सत्ता पक्ष पाप पुण्य की भाषा में बात करने लगे हैं, जानते हुए भी कि इन सब फैसलों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली बीजेपी के नेता इसे पाप की सजा बताते हैं, तो केजरीवाल प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। हम 2 बयान यहां आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कपिल मिश्रा का है, जो कहते हैं कि सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था और कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया।
और कोरोना के काल में जब दवाइयां और सिलेंडर उपलब्ध करवाने थे तब दारू के ठेके खोलने का काम सिसोदिया ने किया। इस पाप को दिल्ली ने जो आज भुगता है, दिल्ली की माताओं और बहनों ने जो बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। भगवान आपके साथ है मनीष, ये केजरीवाल का ट्वीट है। केजरीवाल लिखते हैं कि लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। यह लड़ाई संवैधानिक है, राजनीतिक है, नैतिक है, अनैतिक भी है। सवाल केजरीवाल को लेकर भी हो रहे हैं कि उनके पास मंत्रालय क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बड़ा कार्यकाल है। पूरा कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वे अधिकारी रहे हैं पूर्व में। सिसोदिया के पास 19 विभाग बताए जा रहे हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में होंगे तब इन विभागों का काम कैसे होगा? क्या केजरीवाल को विभागों की जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल है कि 2011-12 के साल में दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन करने वाले केजरीवाल इस बार दिल्ली की जनता पर बड़े आंदोलन के लिए भरोसा कर रहे हैं या प्रभु पर भरोसा करेंगे? क्या दिल्ली की जनता एजुकेशन चाचा मनीष सिसोदिया के लिए उनके आह्वान पर घरों से निकलेगी? केजरीवाल ने आह्वान नहीं किया है, बल्कि अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। जिस पार्टी के कार्यकर्ता जुझारू हैं, जिसके पास मानव संसाधनों की कमी नहीं, वो इंतजार करेगी या आंदोलन, यह देखना आपका काम है। इस बीच आपके देखने के लिए एक और काम है। आज भी अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। उनके स्टॉक के दाम में इतनी गिरावट तो हो ही गई है कि खरीदार लालायित हो सके, मगर फिर भी कोई आगे आता नहीं दिखता। शेयर बाजार के खिलाड़ी क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेने लगे हैं? महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि अदानी समर्थक अब शेयर क्यों नहीं खरीद रहे हैं। उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है। विपक्ष अदानी को लेकर सड़क पर है और अदानी के मामले में जांच की कोई खबर तक नहीं। अदानी का मामला पर्दे के पीछे चला जाए, इसके लिए बड़ी खबरों की खोज जारी होगी, मगर हो नहीं पा रहा है। क्या खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर बड़ा आंदोलन करेगी या बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोलकर पोस्टर चिपकाती रहेगी? कांग्रेस भले आपके साथ नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष के बाकी दल निंदा करने से ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ हैं? कागजी समर्थन से निंदा करना और जन समर्थन से लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। गोदी मीडिया को डिबेट के लिए टॉपिक चाहिए और बहाना भी, ताकि वह विपक्ष पर हमला कर सके, विपक्ष को घोटाले में लिप्त दिखा सके, विपक्ष को डराने के नाम पर जनता को डराया जा सके। यहां सवाल किसी एक दल के राजनीतिक भविष्य का नहीं है, लोकतंत्र के राजनीतिक भविष्य का है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।